बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के हवाले से कुछ पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता जाऊं उन चीज़ों को। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या थी वो हमने ये पढ़ा था। जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं, हीट होने पर बॉडी अपने अंदर से रेडिएशंस एमिट करता है। उन रेडिएशंस को हमने नाम दिया था थर्मल रेडिएशंस। तो ब्लैक बॉडी भी एक ऐसा बॉडी था जिसको जब हम हीट करते थे तो वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशन एमिट करता था। तो वो तमाम रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर सकता था, एमिट भी कर सकता था। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से अगर जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आती है प्लैंक्स एजम्पशन। प्लैंक्स एजम्पशन को पढ़ने से पहले हमें एक थोड़ा सा क्लासिकल व्यू पढ़ना होगा कि फ़िज़िक्स के बारे में क्लासिकल व्यू लोगों का क्या था। ब्लैक बॉडी के बारे में क्लासिकल फ़िज़िक्स कुछ ये सोचती थी कि जब हम पूरी ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं, आप ये मेरा कर्सर देख रहे होंगे जहाँ मैंने लिखा एक साइड पे इंटेंसिटी है और एक साइड पे वेवलेंथ है। क्लासिकल फिजिक्स ये थी कि जब हम ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं तो ऑल द एटम्स, तमाम एटम कलेक्टिवली कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ और कॉन्टीन्यूअस एनर्जी खारिज करते हैं। मतलब जो एनर्जी ब्लैक बॉडी से आ रही होती है वो कॉन्टीन्यूअस एनर्जी होती है जिसमें तमाम के तमाम एटम्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे होते हैं। लेकिन प्लैंक्स ने इस कॉन्सेप्ट को टोटली रिजेक्ट कर दिया था। प्लैंक्स कहता था कि मैं नहीं मानता कि जो रेडिएशंस आती हैं किसी भी ब्लैक बॉडी से, जो एनर्जी आती है वो कॉन्टीन्यूअस वेव की शक्ल में आती है। सन 1900 में मैक्स प्लैंक्स ने अपनी एक एजम्पशन दी। वो सोचता था इस चीज़ के बारे में, लेकिन उसके पास कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूव नहीं था, जो कि बाद में आइंस्टाइन ने प्रूव किया और सन 1918 में मैक्स प्लैंक्स को अपनी इस एजम्पशन में नोबेल प्राइज़ भी मिला। मैक्स कहता था कि एनर्जी कॉन्टीन्यूअस वेव में नहीं आती, बल्कि वो एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में आती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाज आती है। हर जो एटम है वो अलग अलग वर्क कर रहा होता है। हर एटम जो है वो अपने ही अंदर से एक पैकेट खारिज कर रहा होता है। इसमें कलेक्टिव वर्क एटम्स का नहीं होता, जिसे उसने क्वांटास का नाम दिया कि वो इन द फॉर्म ऑफ टीनी पैकेट्स हैं। जिस डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, एक इसी किस्म का स्केच मैंने आपके सामने ये बनाया। डेयर्स आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। हर एटम के साथ मैंने एक डॉट सा लगाया हुआ है। ये एटम्स डिस्क्रीट एनर्जी के हैं। आप देख सकते हैं इनमें से टिनी पैकेट्स आ रहे हैं जिनको हमने नाम दिया है फोटॉन का। अगर इस बॉडी में से टोटल 5 जूल एनर्जी आई, और सोच लेते हैं कि 100 एटम्स थे और 100 एटम्स से टोटल 5 जूल आई, तो जब हम पर एटम की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो 0.05 होगी। इट मीन्स ये कलेक्टिव वर्क जो मैं बता रहा था वो इस तरह का नहीं है, बल्कि हर एटम अपना अलग अलग जो है वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जिसको मैं क्वांटा कह रहा हूँ क्योंकि ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। बाद में आइंस्टाइन ने इस क्वांटा वाले कॉन्सेप्ट को फोटॉन का नाम दिया था। तो फोटॉन क्या है? फोटॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट। ये लाइट का एक सबसे छोटा यूनिट है। सेम एज एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट बाय डाल्टन। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो एटम होता है, इसलिए लाइट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फोटॉन होता है। बॉडी का सबसे छोटा यूनिट हम एटम को कहते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट था डाल्टन का। फोटॉन के बारे में अगर बात करें तो फोटॉन हैज़ डिस्क्रीट एनर्जी, नॉट इन डिस्क्रीट एनर्जी, नॉट इन फ्रैक्शन। फोटॉन जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी के होते हैं, ये फ्रैक्शन में नहीं होते। डिस्क्रीट टिनी पैकेट्स होते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम इसे कह चुके हैं तो ज़ाहिर बात है फोटॉन में फिर बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास गैमा रेज भी हैं, एक्स रेज भी हैं, इंफ्रारेड भी हैं, माइक्रोवेव्स भी हैं, रेडियो वेव्स भी हैं। तो जब हमने इनको फोटॉन को जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दे दिया तो फिर हम कह सकते हैं कि फोटॉन मुख्तलिफ एनर्जीज के होते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। यानी एच जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है, जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम देते हैं। यहाँ पर एक बात याद रहे, ये प्लैंक्स कांस्टेंट जिस वक्त प्लैंक्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था उस वक्त इस प्लैंक्स कांस्टेंट की शायद इतनी वैल्यू नहीं थी, लोग इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन आज ये प्लैंक्स कांस्टेंट इस हद तक इम्पॉर्टेंट हो चुका है, ये कांस्टेंट, जैसे स्पीड ऑफ लाइट। जितनी इम्पॉर्टेंट हमारे पास लाइट की स्पीड है, ये फोटॉन भी आज हमारा इतना ही इम्पॉर्टेंट हो चुका हुआ है। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन एटॉमिक साइज, क्वांटम, क्लासिकल एनालिसिस, वो सारा मैंने आपको अभी बताया। बेटे एक्चुअल जो फार्मूला है वो इज इक्वल टू NHF है। ये जो N है यहाँ पे हम इसको 1 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, मैंने ये लिखा HF, 2HF, 3HF, ये क्वांटाइज मैंने एक टर्म जो है वो आपके सामने लिखी। तो मतलब अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाऊं तो ज़रा ये देखें, एक वेव है जिसके अंदर मुख्तलिफ फोटॉन, मुख्तलिफ एनर्जी के जो फोटॉन हैं वो मूव करते हुए आ रहे हैं। एट क्वांटाइज लेवल वी कैन डायगोन फ्रॉम वन एटम ऑफ द वेव, प्लैंक्स कांस्टेंट ओनली एप्लीकेबल एट एटॉमिक लेवल। ये बात बहुत ज़रूरी है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है ये एटॉमिक लेवल पे अप्लाई हो सकता है। कभी हम इसको अप्लाई कर दें बड़े पैमाने पर तो शायद ये कांस्टेंट एप्लीकेबल नहीं है, इसे आप एटॉमिक लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा MCQs में आई है, आप बुक में देख सकते होंगे। 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड। एंट्री टेस्ट के लिए यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है, आप देखें जब मैंने यूनिट बोला है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 के साथ जो जूल सेकेंड कहा, तो यहाँ पर एक बात बहुत याद रहे, जूल सेकेंड यूनिट एंगुलर मोमेंटम का भी होता है। तो पेपर में MCQs आया था, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट है वो किससे मैच करता है? प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट मैच करता है एंगुलर मोमेंटम से। यहाँ पर आपके सामने आप पेज पे देख सकते हैं आइंस्टाइन वर्क आया। मैंने अभी भी आपको कहा था आइंस्टाइन ने एक्सटेंड किया था, आइंस्टाइन ने बढ़ाया था कि प्लैंक्स के वर्क को एक्सटेंड किया था आईडिया को। और आईडिया में जो सबसे पहली बात थी कि जिसको प्लैंक्स क्वांटा कह रहा था, हमने इसे वहाँ पर फोटॉन का नाम दिया। आप ऊपर फार्मूला देख सकते हैं, इज इक्वल टू HF, ये जो मैक्स प्लैंक्स का जो फार्मूला था, ये इज इक्वल टू MC स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है, आप स्क्वायर लगाएंगे, इज इक्वल टू MC स्क्वायर है। क्योंकि जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया है तो आप देख सकते हैं MC स्क्वायर इज इक्वल टू HF। हम जानते हैं V इज इक्वल टू F लैम्डा होता है, यानी कि C इज इक्वल टू F लैम्डा होता है। यहाँ पे C हमने यूज़ क्यों किया? स्पीड ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो हम उसे V नहीं फिर C से यूज़ करेंगे। जब मैं यहाँ से F निकालना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली C ओवर लैम्डा होगा। जब उसे हम पुट करते हैं MC स्क्वायर इज इक्वल टू H, C को C से कट किया, MC इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। MC आप जानते हैं मोमेंटम है, P इज इक्वल टू mv होता है ना, तो हम इसको P यूज़ करेंगे तो P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा, डेट इज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ये मोमेंटम है फोटॉन का, आप फार्मूला नोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक MCQs आ गया, रेस्ट मैस ऑफ फोटॉन। बेटे याद रख लें, रेस्ट मैस ऑफ फोटॉन हमेशा 0 होता है। ये एंटी टेस्ट का MCQs है। द रेस्ट मैस ऑफ फोटॉन इज 0, द रेस्ट मैस ऑफ फोटॉन इज 0। हम उस रेस्ट मैस को अब चेक करना चाहते हैं अपने फार्मूले से कि ये आंसर वाकयातन 0 आता है जी। तो जनाब फार्मूला जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, रिलेटिविस्टिक मैस का फार्मूला, m इज इक्वल टू m नॉट ओवर
√1 - v²/c²। पिछले पेज पे ही कहा था कि हमारे जो फोटोन की स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो जब फार्मूले में हम v को c यूज़ करते हैं तो v² जो c² है ये c² हो गया, ये कट हो जाता है, 1 से कट हुआ, तो सो द मास फोटोन हैज़ नो मास। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है, कैन नॉट बी मटेरियलाइज। आगे हम इस बात को एक जगह क्लियर करेंगे। याद रखिएगा एक टॉपिक जिसे हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, वहाँ पर मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये वैसे अपने माइंड में रख लें कैन नॉट मटेरियलाइज, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हमने आगे जाकर थोड़ा सा चेंज भी करना है। जिस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मैं बोल रहा था इस पेज पे आपके सामने है। फोटोन का मैंने एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम आपके सामने पूरी की पूरी एक डायग्राम बनाई हुई है, जिसमें गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल रीजन है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव है। आप देख सकते हैं एक एंड पे गैमा रेज हैं और एक एंड पे रेडियो वेव्स हैं। ज़रा मैं इसको एक अगले पेज पे लेके जाऊं, ज़रा दो एंड बेटे याद रख लें, मैंने एक एंड पे रखी हुई हैं गैमा रेज और एक पे रखी हुई है रेडियो वेव्स। ये दोनों एंड अगर हम डिस्कस कर लें तो हमें पूरा का पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाता है। आप इस पेज पर देख रहे होंगे मैंने एक एंड पे रखी हुई है गैमा रेज और एक पे रखी हुई है रेडियो वेव्स। तो ज़रा पहले ये दो डिफरेंस पढ़ लूँ, फिर ये चीज़ आसान हो जाएगी। गैमा रेज वो रेज हैं जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरे एंड पे हमारे पास रेडियो वेव्स थी जिनकी एनर्जी इंतहाई कम है 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है जो ग्राफ हम पिछले पेज पे देख रहे थे वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ है। जो हाई एनर्जी एंड था हमारे पास वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, तो वो गैमा रेज थी। जो लो एनर्जी एंड था वो 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जो हमारे पास कम एनर्जी थी। यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी है। जब एनर्जी आपके पास ज़्यादा होगी तो फार्मूला है E=hf। एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ शॉर्ट, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ लॉन्ग। जब वेवलेंथ शॉर्ट पेनिट्रेशन मोर, जब आपकी वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है तो आपकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और जब आपकी वेवलेंथ लॉन्ग हो जाती है तो आपकी पेनिट्रेशन पावर इंतहाई लो हो जाती है। यानी कि मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम गैमा रेज को और रेडियो वेव्स को कंपेयर करें, दोनों ही बॉडी पे जाकर गिर जाएं, तो गैमा रेज की पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी बनिस्बत रेडियो वेव से। तो फिर हम ये कह सकते हैं ना, मिलियंस ऑफ फोटोन आर रिक्वायर्ड टू चेक रेडियो वेव पेनिट्रेशन। तो ज़ाहिर बात है बहुत सारी रेडियो वेव्स होंगी, अगर ये जाकर बॉडी से टकराएंगी तो फिर हमें कुछ पेनिट्रेशन मिलेगी। बहुत सारे फोटोन होंगे तो बहुत सारे फोटोन मिलके हल्की सी पेनिट्रेशन शो करेंगे। मिलियंस फोटोन चाहिए रेडियो वेव्स के पेनिट्रेशन की बिहेवियर को देखने के लिए, क्योंकि वो उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, एनर्जी इतनी कम है कि पेनिट्रेशन बहुत कम है। चूँकि देयर डायफ्रैक्शन इज लार्ज, डायफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मोर एनर्जी यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं। इंटेंसिटी डिपेंड्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक फार्मूला जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वेवलेंथ एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बाकी यहाँ पर मैं अक्सर कहता होता हूँ, पिछले लेक्चर में बात की है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ये सोर्स की प्रॉपर्टी है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं होती, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। मैंने अभी कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहाँ मैंने लिखा वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। आप जानते हैं E=mhf होता है, ये पढ़ चुके हैं हम। E=nhf होता है, f भी हम जानते हैं c/λ होता है। तो अगर मैं लैम्डा को उठा के इधर ले आता हूँ तो E तो वैसे कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स की आ जाएगी। इससे आगे चलते हैं, कुछ और बातें इसके हवाले से हमें करनी है। जी बेटा, ये कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर की आपकी रहती थी ब्लैक बॉडी के हवाले से।
हमारे पास एक सिस्टम है और उसके गिर सराउंडिंग है। अगर तो दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा तो याद रखिएगा ब्लैक बॉडी किसी भी किस्म की रेडिएशन खारिज नहीं करेगा, कोई एनर्जी हमें कन्वर्ट होती दिखाई नहीं दी। सिस्टम अपने सराउंडिंग में एनर्जी तब भेजता होता है जब सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा होता है, फिर ये बाहर आती हैं रेडिएशन जिनको हम देख सकते हैं। आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब गैमा रेज। ये चीज़ें भी हमने आगे जाके क्लियर करनी है, इनको भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो बेटा यहाँ तक देख लें ताकि हम इससे आगे चलें। थर्मल रेडिएशन का जिक्र हो चुका है, जब बॉडीज़ को हीट किया जाता है तो वो रेडिएशन खारिज करती है जिनको हम नाम देते हैं थर्मल रेडिएशन। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बेटा इनको साथ साथ तैयार करें, बाफज़ल खुदा इंशाअल्लाह हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।